वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज हम देखेंगे एक हॉरर मूवी किष्किंधापुरी। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है किष्किंधापुरी सरहद 1989 से। यहाँ पर एक पुराना बंगला दिखाया जाता है। यहाँ होता है स्वर्ण माया रेडियो स्टेशन। यहाँ पर एक मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ आती है। फिर बंगले में 5 शख्स नजर आते हैं जो एक रेडियो पर काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। 5 शख्स में से 4 तो उस रोने की आवाज़ की तरफ जाते हैं, लेकिन एक बहुत डर जाता है, वो उधर नहीं जाता है। जब वो 4 शख्स वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ रोने की आवाज़ आ रही होती है, वहाँ पर उन्हें कोई नज़र नहीं आता है। फिर अचानक ऊपर से वो 5वां शख्स धड़ाम से नीचे गिरता है। सभी बहुत डर जाते हैं। वो 5वां शख्स तो अत्यधिक डरा हुआ होता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। वो कुछ बोल नहीं पाता है, केवल ऊपर की तरफ इशारा करता है। तभी दोस्तों रेडियो से डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। आवाज़ आती है, स्वर्ण माया में आपका स्वागत है। खास शुक्रिया उन श्रोताओं का जिन्होंने इतने कम समय में हमें इतना प्यार दिया। रेडियो से आ रही आवाज़ें सुन सबकी सांसें अटक जाती हैं। रेडियो से आवाज़ आती है, इस गाने की फरमाइश की है। फिर उन सभी 5 शख्सों का नाम सुनाई देता है। सभी शख्स अपना अपना नाम सुनकर और डर जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी वही मक्खी फिर से नजर आती है और फिर 5 शख्सों को एक खौफनाक तरीके से एक अनजान शक्ति मौत के घाट उतार देती है। फिर लास्ट में रेडियो से आवाज़ आती है, जो लोग लंबा जीने की आशा करते हैं उनको जीने का कोई हक नहीं है। दोस्तों आवाज़ में बहुत नफरत नज़र आती है। फिर दोस्तों दिखाया जाता है एक भव्य मंदिर का दृश्य, जहां हमें नजर आती है फिल्म की मुख्य फीमेल एक्टर मैथ्यू, जिसका पूरा नाम है मैथिली, जो भगवान को प्रणाम कर रही होती है। इसे देखकर एक शख्स पूछता है, क्या आप भगवान को मानती हैं और हमें हॉन्टेड प्लेस पर भी ले जा रही हैं? ये कैसा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों मैथ्यू का ग्रुप जो है लोगों को हॉरर प्लेस की सैर कराता है और उन्हें भूतिया जगहों पर ले जाकर वास्तव में डर से अनुभव कराता है। मैथ्यू कहती है, हम भगवान को मानते हैं, इसीलिए तो भूतिया स्थानों पर आप लोगों को ले जाने की हिम्मत कर पाते हैं। दोस्तों ये लोग राघव का इंतजार कर रहे होते हैं, जो इनका लीडर है। तभी दोस्तों एक बच्चा दिखाया जाता है जो गुलेल से गुब्बारों पर निशाना लगा रहा होता है, लेकिन गलती से एक निशाना बंदर को लग जाता है, जिसके पास एक बच्चा भी होता है। फिर वह बंदर उस बालक का पीछा करने लगता है। देखते देखते मंदिर प्रांगण में भगदड़ मच जाती है। बंदर सभी पर झपट पड़ते हैं। सब बंदरों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एंट्री होती है फिल्म के मेन कैरेक्टर राघव की। वह बड़ी सूझबूझ से बंदरों का ध्यान भटकाता है और एक बंदर के बच्चे को अपनी जान पर खेलकर आग से बचाता है। तब जाके बंदर शांत होते हैं। मैथ्यू की ये बहादुरी देखकर पंडित जी उसे एक कंगन पहनाते हैं और कहते हैं, भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। मैथ्यू जो राघव की पार्टनर भी है, इनका एक और साथी है, अपने क्लाइंट्स को लेकर ये हाउंटेड प्लेस की सैर करने पहुंच जाते हैं। एक क्लाइंट कुछ सवाल भी उठाता है क्योंकि वह दोबारा आया हुआ है। उसे कुछ बनावटी नज़र आता है। राघव उसे किसी तरह मैनेज कर लेता है। दोस्तों वहाँ कुछ भी वास्तविक होता ही नहीं है, सब कुछ पहले से सेटअप होता है। काली रातें तो वैसे भी डरावनी होती हैं, फिर हॉन्टेड प्लेस हो तो क्या ही पूछना, डर तो लगेगा ही। ऊपर से कुछ सेटअप कर दिया जाए कि कैसे लोगों को डराना है। बस यही काम राघव और उसकी टीम करती है। हॉन्टेड प्लेस जहाँ पर लोग कम जाते हैं वो स्थान चुनते हैं, फिर वहाँ पर सेटअप करते हैं, फिर लोगों को टिकट लेकर वहाँ पर घुमाने ले जाते हैं। इसी तरह दोस्तों अगले भूतिया लोकेशन का चुनाव कस्टमर पर ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन पर्चियाँ जो चुननी है वो पर्चियाँ तो इन्हीं लोगों ने बनाई थी। फिर वही कस्टमर आ जाता है, अब की बार तिवारा आया है। वो पूछता है, हम पर्ची उठाएंगे। तो उससे राघव का साथी पूछता है, तुम बार बार क्यों आते हो? वो कहता है, जब तक मुझे साक्षात भूत नहीं मिल जाता मैं ऐसे ही आता रहूँगा। और वो पर्ची उठाता है, उसमें नाम होता है किष्किंधापुरी का स्वर्ण माया रेडियो स्टेशन का। राघव के साथ इस बार उनके पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची भी होती है। टीम सबको लेकर स्वर्ण माया महल एक निजी बस से पहुंच जाती है। काली रात में स्वर्ण माया रेडियो स्टेशन अत्यंत डरावना नजर आता है। अकेले हो तो सांसें ही थम जाए। वहाँ एक रेल की पटरी भी नजर आती है, जिस पर हाउंटेड ध्वनि सुनाई देती है। एक साया आता हुआ नजर आता है। राघव दरवाजे पे लगा बंधन तोड़कर सभी को अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही रेडियो अपने आप बजने लगता है। कई डरावनी घटनाएं एक के बाद एक घटित होती हैं। सभी बहुत डर जाते हैं। राघव मैथ्यू से सबको बाहर ले जाने को कहता है। दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि बनावटी हो, ऐसा लग रहा होता सब स्वर्ण माया रेडियो स्टेशन में फंस जाएंगे, अब सभी एक एक करके मरेंगे। लेकिन तभी मैथ्यू सभी को बाहर लेकर जाती है।
राघव और अंदर जाने का साहस करता है, तभी बाहर से मैथ्यू की चीख सुनाई देती है। राघव भागकर बाहर आ जाता है। बाहर का नजारा देख राघव के होश उड़ जाते हैं। उनकी मिनी बस धूं धूं कर जल रही थी। इसके बाद अगली सुबह का दृश्य नजर आता है, जहां दोस्तों हमें पता चलता है कि स्वर्ण माया रेडियो स्टेशन में जो भी हुआ वह भी इन लोगों का सेटअप ही था। इनको स्वर्ण माया के बारे में बात करते सुन एक चाय देने वाला लड़का कहता है, भैया क्या आप स्वर्ण माया रेडियो स्टेशन गए थे? राघव कहता, हाँ क्या बात है? लड़का एक सहमी आवाज में कहता है, भैया यह आपने क्या किया? जल्दी से घर जाओ, कपड़े बदलो, वो कपड़े जला दो, नजर उतरवाओ, जो कर सकते हो सो करो। मेरी माँ कहती है स्वर्ण माया रेडियो स्टेशन जो जो जाता है उसकी मौत हो जाती है। राघव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, उसे बहुत हल्के में लेता है। फिर रात में दिखाया जाता है एक जंगल, सुनसान रेल की पटरी, वहां पर लाल सिग्नल होने के कारण ट्रेन रुक जाती है। उस ट्रेन में लोको पायलट और उसका एक सहायक नजर आता है। वो वही बंदे हैं जो राघव के साथ स्वर्णमय रेडियो स्टेशन गए हुए थे। उन्हें वहां वही रेडियो की आवाज़ सुनाई देती है जो उन्होंने स्वर्णमय रेडियो स्टेशन में सुनी थी। वो आवाज़ें बड़े गंभीर स्वर में इनका नाम लेती हैं और फिर क्या, इन दोनों की मौत हो जाती है। अगली सुबह राघव और मैथ्यू को दिखाया जाता है। वह बच्ची स्कूल ड्रेस में उनके घर आई होती है। इनके साथ स्वर्णमय रेडियो स्टेशन गई थी। उसके पास एक पुराना पर्स होता है जो उसने वहीं से उठा लिया था। तभी राघव का फोन बजता है। राघव उठाता है। उधर से वही बंदा बोलता है जो बार बार इनके साथ जाता था। वह कहता है, क्या भाई, क्या कुछ कमेंट करेंगे, कुछ सवाल उठाएंगे तो आप लोग सच में हमें भूतिया जगह ले जाओगे जहां हमारी मौत हमारा इंतजार कर रही हो? राघव पूछता है, क्या बात है भाई? वह कहता है, उन दोनों लोको पायलटों की रहस्यमय तरीके से आज रात को मौत हो गई है। ये क्या हो रहा है? राघव कहता है, घबराओ मत, मैं देख के बताता हूँ। राघव उस स्थान पर जाता है। उन दोनों की हत्या बड़ी क्रूरता से की गई थी। उनकी बॉडी और बहिरक्त से उल्टा स्वस्तिक का निशान बन जाता है। राघव कहता है, यह उल्टा स्वस्तिक चिन्ह नफरत का सूचक है। हमें पता करना होगा कि रेडियो से आने वाली आवाज किसकी है, आखिर उसमें इतनी नफरत कहाँ से आई है। तभी रात में रेडियो से पुनः वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। दरअसल दोस्तों, जितने भी लोग गए थे वहां पर तमाम रेडियो थे। सभी लोगों ने एक एक रेडियो निशानी के तौर पर उठा लाए थे। तो जो राघव के घर पर रेडियो था उसी से आवाज आ रही थी। वह एक शख्स का नाम लेती है, अर्थात जिस शख्स का नाम लिया है अब उसी शख्स की मौत होने वाली है। राघव उस शख्स का नंबर निकालता है, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर राघव उसका पता निकालता है और उसको बचाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। फिर उधर दोस्तों दिखाया जाता है कि एक निर्माणाधीन बिल्डिंग पर वो शख्स काम करता है। उसे कुछ लोग ऊपर भेज देते हैं। जब वह ऊपर जा रहा होता तो उनके पीछे एक साया नजर आता है। उसके बाद जब वह ऊपर पहुंच जाता है तो उसको विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तभी उसे एक लाल दुपट्टा दिखाई पड़ता है। वह उसकी तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। जैसे वह दुपट्टा उठाने चलता है, दुपट्टा ऊपर उड़ जाता है और ये नीचे गिरने से बार बार बच जाता है। तभी उधर राघव आ जाता है। वह चिल्लाता तो है कि वो उसकी आवाज़ सुन ले, लेकिन ये बहुत ऊंचाई पर होता है, राघव की आवाज़ नहीं सुन पाता है। राघव तो उसे दौड़ना शुरू करता है इसे बचाने के लिए। इधर एक चुड़ैल नजर आती है जो उसे धक देती है और यह शख्स राघव के सामने, नज़रों के सामने ही नीचे धड़ाम से गिरता है और तुरंत इसकी मौत हो जाती है। इसके मौत से भी जो ब्लड बहता है और इसके शरीर से उल्टा स्वास्थ्य का निशान बनता है। अब राघव भी वास्तव में काफ़ी डर जाता है और वो अब सभी को बचाना चाहता है, क्योंकि इसके साथ जो भी गए थे वो सब एक एक करके मरेंगे। राघव ये कभी नहीं चाहता है। तभी एक सामने साइन बोर्ड नज़र आता है राघव को। उस पर लिखा होता है, नो वन स्कैप, की कोई नहीं बचेगा। ये जान के राघव को बड़ा दुख होता है। अब राघव उस चाय वाले के घर जाता है। उस लड़के की माँ बताती है, आज से 35 वर्ष पहले 1989 में उसके गांव में 5 लोगों ने रेडियो स्टेशन शुरू किया था। रेडियो में आवाज़ दी थी वेदावती ने। उसकी आवाज़ से सारा गांव मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसकी आवाज़ सबको बहुत पसंद थी, सब बहुत खुश थे। फिर एक रात रेडियो शुरू करने वालों की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। उनकी चीखें सारे गांव वालों ने सुनी थीं। उस रेडियो स्टेशन को मंत्रों के साथ एक बाबा ने पवित्र बंधन से बंद कर दिया था। फिर गांव वाले सुकून से रहने लगे। आप लोगों ने वहां जाके अच्छा नहीं किया है साहब, धीरे धीरे सब लोग मरोगे। राघव उस लड़की का क्या हुआ ये पूछता है तो महिला कहती है कि हम नहीं जानते साहब, हम गांव वाले अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। इसके बाद राघव घर जाता है। लैपटॉप में देखता है कि जिस क्रम में लोग रेडियो स्टेशन के अंदर गए थे उसी क्रम में उनकी मौत हो रही है। राघव मैथ्यू को बाकी बचे लोगों को लाने के लिए कहता है।
मैथ्यू उनको लेने के लिए निकल जाती है। इधर राघव फिर से लैपटॉप चेक करता है। उस बच्ची मोक्षा का क्रम देखता है तो उसे पता चलता है कि अगला क्रम मोक्षा का ही है। वह उसे बचाने के लिए भागता है। इधर मोक्षा के साथ कुछ डरावनी घटनाएं हो रही होती हैं। उसकी अलमारी से अपने आप पुस्तकें गिरती हैं। फ्रिज खुल जाता है। वह डरने लगती है। तब तक राघव आ जाता है। वह दौड़कर ऊपर जाता है। खिड़की से देखता है तो मोक्षा हवा में झूल रही होती है। राघव खिड़की तोड़कर अंदर जाता है। मोक्षा को फंदे से लटका हुआ पाता है। उसे वह पकड़ लेता है और फिर उसे नीचे उतारता है। उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। वो भगवान को धन्यवाद देता है। राघव मोक्षा से पूछता है, तुमने किसी को देखा? मोक्षा कहती है हाँ। वह उसे एक फोटो दिखाती है। इस तस्वीर में कौन है ये हम लोगों को अभी नहीं दिखाया जाता है। फिर राघव मोक्षा को अपने साथ लेकर निकल पड़ता है स्वर्ण माया रेडियो स्टेशन के लिए। वह मैथ्यू को कॉल कर कहता है कि सबको वहीं लेकर आए। अब सब पहुंचते हैं पुनः मौत के घर अर्थात स्वर्ण माया रेडियो स्टेशन। राघव सभी के रेडियो एक जगह रखवाता है। उन पर केरोसिन तेल डालकर जला देता है। राघव उस रूह को ललकारता है। वह कहता है, तुम इन रेडियो के जरिए हम तक पहुंचते हो ना? मैंने सब रेडियो को जला दिया है। अब तुम क्या करोगे? तुम रात के अंधेरे में भी शक्ल छिपाए रहते हो। वह वही तस्वीर दिखाकर कहता है, तुमने तो एक बच्ची को भी मारने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि तुम किस हद तक जा सकते हो। मैं ही इन सबको यहाँ लाया था ना। लो फिर से लेकर आ गया है। लो फिर मैं इन्हें फिर से लेकर आ गया हूँ। मारना है तो मुझे मारो, लेकिन तुम इतना साहस ही नहीं कर सकते हो कि हमारे सामने आओ। तुम तो बस एक बेजान रूह हो जो एक औरत के पीछे छुपी हो। मर्द हो तो सामने आओ हमारे। वो रूह सामने जब नहीं आती है तो राघव उसे नामर्द कहकर पुकारता है और उसे चिढ़ाता है। तब जाकर एक भयानक मेल रूह सामने आती है और हंसती है, सबको बहुत डराती है, फिर गायब हो जाती है। फिर रेडियो से आवाज आती है, खून खौल रहा था, ताकतें भनक रही थीं, एक धधकती आग उठी, पर एक छोटा सा बादल उसके रास्ते में आ गया। उसके खास फरमाइश पर हम अपना रेगुलर प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। इस गाने की फरमाइश की है मेरे खास श्रोता राघव ने। उस रुई जैसे बादल को अंधकार में दफनाने के बाद ये प्रसारण फिर से शुरू होगा। रुकावट के लिए हमें खेद है। रेडियो फट जाता है। अर्थात अब पहले राघव का नंबर है। इसके बाद राघव से सब पूछते हैं, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? हम सबको यहाँ लेकर आए हो, सबको मरवाओगे? तुम मर जाओगे, उसके बाद हम सब मरेंगे। मरना तो तय ही है। राघव, कोई नहीं मरेगा। कोई उपाय तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा। मैं तुम सबको बचाऊंगा। वह सभी को एक सेफ जगह पहुंचा देता है। फिर वह पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ एसआई विद्यावती की फाइल मांगता है। जैसे ही विद्यावती का नाम राघव लेता है, लाइट का फ्यूज उड़ जाता है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। फिर एसआई तो फाइल लेने चला जाता है। फिर वही रूह आती है और राघव पर हमला करती है। राघव के हाथ में एक टार्च होती है। जैसे ही टार्च की रोशनी रूह पर पड़ती है, वह डर जाती है। राघव को अब उसकी कमजोरी मिल जाती है। वह रूह डर से गायब हो जाती है। तब उसके साथी आ जाते हैं। दोस्तों, अब राघव कहता है, जब टार्च हमारे साथ होगी तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है। तब तक एसआई विद्यावती की फाइल लेकर आ जाता है। फाइल देकर राघव विद्यावती के फादर से मिलता है। विद्यावती के फादर ने उसका कमरा वैसे ही सजा कर रखा था, वैसे ही मेंटेन कर रखा था। राघव उसके कमरे में एक स्कूल की ग्रुप फोटो देखता है जिसमें वह रूह वाला लड़का भी होता है। राघव विद्यावती के फादर से उसके बारे में पूछते हैं तो वो राघव के उसके टीचर का पता बताते हैं। अब राघव उस टीचर से उस लड़के के बारे में पूछता है। वे गुरुजी बताते हैं, इसका नाम बिसरवा है। इसका जन्म ही विचित्र नक्षत्र में हुआ था, जब ग्रहण का समय था। बच्चे का विचित्र आकार देखकर सब ये सोच रहे थे कि ग्रहण का प्रकोप है। जब उसके पिताजी ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे रिकेट्स नामक बीमारी है। तो उसका पिता उससे नफरत करने लगता है और उसे अपने से दूर कर देता है। उस बच्चे की पूरी दुनिया उसकी माँ ही थी। एक दिन उसके माँ पर उसका पिता हाथ उठाता है तो वो अपने पिता को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। उसका ऐसा गुस्सैला रूप देखकर उसकी माँ उसे मेरे पास लाती है। मैंने उसे प्रोत्साहित किया, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक दिन रेडियो वाले ऐलान कर रहे थे, उनको तलाश है एक अच्छी सुरीली आवाज़ की। उसकी माँ ने उसे भी अपनी आवाज़ भेजने को कहा। उसकी आवाज़ सेलेक्ट हो जाती है।
उसकी माँ बहुत खुश होती है, लेकिन ये खुशी बहुत दिन तक ना चली। रेडियो वाले उसकी तस्वीर की जगह एक सुंदर लड़की की तस्वीर लगाते हैं कि ये आवाज़ इस लड़की की है। ये देख सबसे ज़्यादा दुख उसकी माँ को होता है। उसे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन वह अपनी माँ के आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वह गुस्से में रेडियो स्टेशन जाता है, जहाँ लोगों का कहना है रेडियो वाले उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। बिसरवा की ये कहानी जान के सभी बड़ा दुखी होते हैं। जब वे अपनी कार से वापस जा रहे होते हैं तो मैथ्यू कहती है, बेचारा बिसरवा, उसके साथ कितना अन्याय हुआ। इस बात पर राघव का साथी कहता है, वो भी कौन दूध का धुला है, हम लोगों का क्या कसूर है जो वो हमें मारना चाहता है। तभी उसके कार से कुछ टकराता है। वो उतरते हैं, देखते हैं तो उन्हें कुत्ता नजर आता है। खैर उससे तो कुछ नहीं हुआ था। तभी उन्हें नजर आती है भूषण गुरुजी की कब्र। वे 2007 में ही मर चुके थे। तब राघव का दोस्त कहता है, आखिर वो कौन था जिससे हम लोग मिले थे। राघव कहता है, वो था विशेषरवा। तब विशेषरवा साक्षात सामने आता है। उसकी टार्च टूट जाती है। मैथ्यू बहुत डर जाती है। वे अपनी कार से भागते हैं। आगे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो विशेषरवा ही करवाता है। इस समय एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक पिता अपने बच्चे को स्कूल ले जा रहा होता है। उसका स्कूटर एक ट्रक से टकरा जाता है। स्कूटर टक्कर से उछलकर एक दूसरे शख्स के ऊपर गिरता है। इससे 2 लोगों की मौत हो जाती है। तभी अस्पताल का सीन दिखाया जाता है। मैथ्यू बहुत डरी हुई होती है। राघव कहता है, मैं भी डर गया हूँ, बहुत डर गया हूँ। बचपन में मेरे सामने मेरे पिताजी और एक शख्स की जान चली जाती है और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं असहाय खड़ा रहता हूँ। इसलिए मैं अब किसी को परेशानी में नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैं लोगों की मदद करता हूँ, लोगों को डर से बाहर निकाल सकूँ। इसीलिए मैं लोगों को भुतहा स्थानों पर ले जाता था। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर राघव बाहर आता है। अपने दोस्त से कहता है, आखिर विशेषरवा ने हमें ये सब क्यों बताया। काफ़ी सोचने के बाद राघव को समझ में आ जाता है, विशेषरवा ये सब हमें डराने के लिए कर रहा है। उसका सबसे बड़ा हथियार है डर। तभी मैथिली को दिखाया जाता है। बहुत डर चुकी थी। विशेषरवा उससे कहता है, राघव को पुलिस स्टेशन में ही मर जाना चाहिए था, नहीं तो इस एक्सीडेंट में उसे मर ही जाना चाहिए था। पता नहीं कौन सी शक्ति उसकी रक्षा कर रही है, लेकिन सब लोग मरोगे। पहले उसे मारूंगा, फिर तुम सबको मारूंगा। तुम उसकी कमजोरी हो। अब मैं तुम्हारे शरीर में घुसकर उसे मारूंगा, फिर तुम सबको एक एक करके मारूंगा। दोस्तों, ये भूत भी बड़ा ईमान का पक्का है। पहले अब राघव को ही मारेगा, उसके बाद सभी का नंबर लगाएगा। राघव को मैथिली अर्थात मैथ्यू की आवाज़ सुनाई देती है। वह भाग कर जाता है। वहाँ वो शैतान मैथ्यू के शरीर में घुस चुका होता है। राघव पर हमला करता है। राघव बचता है। फिर वह मॉर्फिन का इंजेक्शन उसे लगा देता है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाती है। फिर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पर नजर आता है, तो उसे स्वर्णमाया रेडियो स्टेशन की एक झलक याद आती है, जहाँ उसने ऐसे ही सिलेंडर देखे थे। फिर वह तुरंत अपने बॉस को कॉल करता है, तो उसे एक सुंदर नाम के व्यक्ति का पता चलता है। राघव तुरंत स्वर्णमाया रेडियो स्टेशन वाला एक सिलेंडर लेके उस सुंदर के पास पहुंच जाता है। उस सिलेंडर के बारे में पूछता है तो सुंदर अपने आदमी उस पर छोड़ देता है। राघव सबको अच्छा सबक सिखाता है। फिर सुंदर बताता है असली कहानी कि वो आवाज़ विद्यावती की ही थी। मेरे भाई ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो रेडियो स्टेशन शुरू किया था और विद्यावती की आवाज़ ही सिलेक्ट हुई थी। विद्यावती से मेरा भाई बहुत प्रेम करता था, वह शादी करना चाहता था। राघव कहता है, फिर विशेषरवा। तब सुंदर बताता है कि विशेषरवा की सच्चाई। वो कहता है कि विशेषरवा एक साइको था। उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही मर गई थी। उसके पिता ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अकेला रह गया था। वह अपने आसपास की वस्तुओं से ही धीरे धीरे बातें करने लगता है। एक दिन उसे एक आईना मिलता है। उसमें उसी अपनी माँ नजर आती है। आज पहली बार उसे अपने माँ का प्यार मिला था। वह उस आईने को कभी अपने से जुदा ही नहीं करता था। एक दिन उसके पिता आईना उससे दूर झटक देते हैं। वह गुस्से में आकर अपने पिता की हत्या कर देता है। इस प्रकार वह एक क्रूर बच्चा बन चुका था और रेडियो के लिए विद्यावती की आवाज़ ही चुनी गई थी। इसे ये बात हजम नहीं होती है और एक दिन रेडियो सेंटर पहुंचकर विद्यावती से बदसलूकी करता है। उसके सारे कपड़े उतार देता है, स्वयं पहनकर फिर अंदर जाता है और अंदर जहां मेरा भाई और उसके साथी सब काम कर रहे होते हैं, उसे विद्यावती के कपड़े पहने देखकर मेरा भाई उससे पूछता है, विद्यावती कहाँ है, तूने क्या किया विद्यावती के साथ। वो कुछ नहीं कहता है। वो एक शैतान की तरह हंसता है। आज से रेडियो स्टेशन में मेरी ही आवाज़ बजेगी और किसी की नहीं। इधर विद्यावती निर्वस्त्र नग्न अवस्था में घर जाती हुई दिखाई जाती है। सारे गांव वाले खड़े खड़े उसका तमाशा देख रहे थे।
उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। उसे घूरे जा रहे होते विद्यावती इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और खुदकुशी कर लेती है। जब ये बात मेरे भाई को पता चलती है वह टूट जाता है। वह विशेषरवा को मारना तो चाहता है लेकिन ऐसी मौत कि उसका दर्द भी उसे बर्दाश्त ना हो, इसलिए उसके चेहरे पर एक टार्च लगाकर ये रेयर गैस छोड़ते हैं जिससे उसे नींद ना आए। इस प्रकार वे सब गैस का डोज बढ़ाते जाते हैं और वह 12 दिन बिना सोए तड़प तड़प कर मर जाता है। 12वें दिन उसके प्राण शरीर को छोड़ देते हैं। वे सब उसकी बॉडी को किष्किंधापुरी रेलवे पटरी के किनारे गाड़ देते हैं, लेकिन उसकी आत्मा एक रात उन पांचों की हत्या कर देती है। तब शहर के किनारे अगस्त आश्रम में रहने वाले महात्मा ने स्वर्णमाया रेडियो स्टेशन को बंद कर दिया था। फिर राघव उस महात्मा के पास जाता है। महात्मा बताते हैं, जब तुमने दरवाज़ा खोला तो उसकी आत्मा पुनः तुम्हारे जरिए उस महल में चली जाती है और तुम लोगों ने वो आईना तोड़ दिया जिसमें उसकी माँ नजर आती थी। वह तुम सभी को अपनी माँ का कातिल समझता है और तुम सबसे बदला ले रहा है। महात्मा ये भी बताते हैं, अगर इसे रोकना है तो इसकी क्रिया अर्थात एक्शन, ऊर्जा अर्थात एनर्जी और विचार अर्थात थॉट्स को सबको ख़त्म करना होगा, वो भी आज सुबह 5:14 से पहले। इसके बाद ग्रहण लग जाएगा, ये अजेय हो जाएगा, इसको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब राघव तीनों चीज़ों की तलाश करता है। उसकी बॉडी जहाँ दफन की थी वहाँ कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उसके घर पर उसका खेल और स्वर्णमाया रेडियो स्टेशन में रेडियो अर्थात विचार मिल जाता है। लेकिन तीनों चीज़ें ना मिलने के कारण विशेषरवा नहीं मरता है और बेकाबू हो जाता है। महात्मा कहते हैं, अब तो ग्रहण लग चुका है, इसे ख़त्म करना लगभग असंभव हो गया। विशेषरवा मैथ्यू के शरीर में रहते हुए भी काफ़ी ताकतवर हो चुका था। वह राघव पर वार करता है। जैसे ही उसके कलाई में पड़े कड़े को स्पर्श करता है तो वह दूर हट जाता है। यही कड़ा राघव की रक्षा कर रहा था। यह कड़ा राघव को उस मंदिर के पुजारी ने पहनाया था जब इसने बंदरों को शांत किया था। पुजारी ने कहा था, भगवान तुम्हारी सदा रक्षा करेंगे। अब राघव यही कड़ा मैथ्यू को पहना देता है और फिर विशेषरवा राघव के शरीर में प्रवेश कर जाता है। राघव की आत्मा एक आग की सुरंग से होते हुए किसी नरक जैसे स्थान पर पहुंच जाती है। वहां एक बवंडर आता है जो राघव की आत्मा को फंसा लेता है। तब एक फ्लैशबैक नजर आता है जिसमें दिखता है कि राघव जिद करके अपने पिता से स्कूटर का एक्सीलेटर खींच देता है, जिससे वो दुर्घटना होती है जिसमें उसके पिता सहित एक व्यक्ति की और मौत हो जाती है। फिर उसके सामने उसी की शक्ल में विशेषरवा आता है। कहता है, राघव, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैंने अपने पिता को मारा था और तूने भी। कब तक छुपाएगा ये? तू मेरा ही अक्स है, तुझमें मेरा ही अक्स नजर आता है। मेरे पास आ जा, तेरी वजह से सब मरेंगे। सभी पेड़ पर लटके नजर आते हैं। फिर विशेषरवा राघव पर अटैक करने लगता है। इधर रियल में राघव खुद ही स्वयं को घायल कर रहा होता है। मैथ्यू उसे रोकती है, कहती है, राघव, यही आखिरी अवसर है उसे हराने का, तुम उसका मुकाबला करो। फिर राघव की आत्मा उसका मुकाबला करती है। राघव के हाथ में विशेषरवा का लॉकेट आ जाता है जिससे विशेषरवा कमजोर पड़ जाता है। राघव को समझ में आ जाता है कि इसकी तीसरी चीज अर्थात शक्ति जो है वो लॉकेट है। वह मैथ्यू से कहता है, इसका ताबीज लेकर आओ, वही तीसरी चीज है। मैथ्यू ताबीज लेने चली जाती है। उधर राघव पर विशेषरवा हावी हो जाता है और स्वयं से राघव को मरवाने लगता है। तब महात्मा पूरी शक्ति से उसे रोकते हैं। तब तक मैथ्यू तीसरी चीज ले आती है अर्थात वो ताबीज ले आती है। फिर महात्मा उसकी भी आहुति देकर उसकी आत्मा को इस लोक से दूसरे लोक में भेज देते हैं अर्थात उसकी आत्मा को नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार विशेषरवा का अंत होता है। फिर कुछ दिन बाद का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें राघव और मैथ्यू अर्थात मैथिली दोनों एक बीच के किनारे टहल रहे हैं। मैथिली तो काफ़ी खुश नजर आती है। वो कहती है कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। लेकिन राघव कुछ परेशान नजर आता है तो मैथिली पूछती है। राघव कहता है, मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि समस्या अभी तक समाप्त नहीं हुई है। मैथ्यू, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो राघव कहता है, सामान्य रहने वाला बच्चा अचानक अपनी माँ के आ जाने के बाद इतना वायलेंट और क्रूर कैसे हो गया? ये नेचर उसका था या फिर उसकी माँ का? फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में उसकी माँ को दिखाया जाता है। और दोस्तों, यहीं से समाप्त हो जाती है ये शानदार मूवी। दोस्तों, अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो, आपको हमारी व्याख्या अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को कृपया करके लाइक कर देना, शेयर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार मूवी में। जय हिंद, जय भारत।